शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य में निवेश बढ़ाने के साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 उपक्रम चलाया जा रहा है। इस जरिए औद्योगिक रूप से पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है और ऐसे क्षेत्रों में तमाम आवश्यक उपलब्ध कराते हुए औद्योगिक समूहों के साथ करार किए जा रहे हैं। विगत सप्ताह इस उपक्रम के तीसरे चरण में 25 भारतीय कंपनियों के साथ 61,000 करोड़ रुपए के निवेश के संदर्भ में करार किए गए, जिससे 2,53,880 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। साथ ही बीते एक वर्ष के दौरान विभिन्न देशी व विदेशी कंपनियों के साथ सामंजस्य करार करते हुए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। किंतु पाया जा रहा है कि अधिकांश निवेशक पुणे व मुंबई जैसे औद्योगिक रूप से विकसित बड़े शहरों में ही निवेश करने के इच्छुक हैं तथा विदर्भ एवं मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर कोई खास उत्सुकता नहीं देखी जा रही। लेकिन इस मामले में अमरावती जिला थोड़ा सौभाग्यशाली रहा, क्योंकि मैग्नेटिक महाराष्ट्र के तहत विदर्भ में अकेले अमरावती में ही 2 बड़े उद्योग समूहों का MOU हुआ है, जिसमें वस्त्रोद्योग क्षेत्र में कार्यरत श्रीधर काटसन तथा फार्मा क्षेत्र में कार्यरत हरफन फिनोकैम लिमिटेड मेडिसिन कंपनी ने अमरावती में कुल 932 करोड़ रुपए निवेश करने का करार किया है। इसमें से हरमन फिनोकैम को एक दिन पूर्व ही नांदगांव पेट MIDC में जमीन आवंटित भी हो गई। वहीं विदर्भ क्षेत्र के अन्य 10 जिलों की झोली अब तक खाली है। विदर्भ क्षेत्र में संसाधनों की कमी कभी नहीं रही, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहने के चलते यहाँ पर रोजगार के अवसर अपेक्षित रूप से उपलब्ध नहीं हो पाए और यहाँ के युवाओं को रोजगार व नौकरी के लिए मुंबई पुणे जैसे बड़े शहरों का रास्ता पकड़ना पड़ा। ऐसे में इस क्षेत्र में नए उद्योगों को निवेश हेतु तैयार करने के साथ ही यहाँ पर उद्योगों के लिए पोषक वातावरण बनाना भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार द्वारा जमीन और घर खरीदने वाले लोगों से 6% मुद्रांक शुल्क लिया जाता है, लेकिन कोरोना काल के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर को गतिमान करने हेतु और लोगों को राहत देने हेतु इस शुल्क में 3% की छूट दी गई थी, जो 31 दिसंबर तक लागू थी। वहीं अब 1 जनवरी से 31 मार्च तक यह छूट 2% दी जाएगी। ऐसे में अब 1 जनवरी से 3% की बजाय 4% स्टैम्प ड्यूटी अदा करनी होगी। हालांकि अब भी घर और संपत्ति खरीदने वाले लोग 31 मार्च तक 2% से फायदे में ही रहेंगे। सरकार की ओर से स्टैम्प ड्यूटी में छूट देने हेतु शुरू की गई योजना को अमरावती जिले में जबरदस्त प्रतिसाद मिला और सितंबर से शुरू की गई इस योजना के तहत अमरावती जिले के कुल 16 पंजीयन व मुद्रांक कार्यालयों में अक्टूबर से दिसंबर इन 3 माह के दौरान 20,822 10 पंजीयन हुए और 4,469.65 लाख रुपए का राजस्व मुद्रांक शुल्क के तौर पर सरकार को प्राप्त हुआ। इस योजना की अंतिम तिथि वाले दिन 31 दिसंबर को ही 546 10 पंजीयन हुए और एक ही दिन के दौरान 92,36,930 रुपये का राजस्व सरकारी तिजोरी में जमा हुआ है। अमूमन प्रतिवर्ष 31 दिसंबर व 1 जनवरी की दरमियानी रात लोगों द्वारा बड़े जोशो खरोश के साथ नए साल का स्वागत बड़े उल्लासपूर्ण ढंग से किया जाता है, किंतु इस बार शहर में कहीं पर भी ऐसा कोई नज़ारा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में शहर पुलिस द्वारा नव वर्ष की पूर्व संध्या पर किसी भी तरह के हो हल्ले और हुड़दंग को रोकने हेतु बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे और पूरे शहर में जगह जगह पर पुलिस बंदोबस्त लगाने के साथ ही कड़ी नाकाबंदी की गई थी। ऐसे में रात 10 बजते शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरना शुरू हो गया था और चारों ओर केवल पुलिस वाहनों के सायरनों की गूंज सुनाई दे रही थी। 31 दिसंबर की रात कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु लगाए गए पुलिस बंदोबस्त का जायजा लेने के लिए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह खुद ऑन रोड ड्यूटी पर उतरी थी और उन्होंने शहर के विभिन्न चौक चौराहों तथा फिक्स पॉइंट ड्यूटी पर लगाए गए पुलिस बंदोबस्त को विजिट देते हुए वहां तैनात अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने राजकमल चौक पर कुछ होटलों के भीतर जाकर वहां के माहौल का जायजा लिया और होटल में मौजूद लोगों की तलाशी भी ली गई। इस दौरान कुल 466 लोगों के खिलाफ नाइट कर्फ्यू के बावजूद सड़क पर घूमने को लेकर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए गए, जिसमें 22 लोगों को शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में पकड़ा गया। बता दें कि राज्य सरकार एवं प्रशासन की ओर से नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी नहीं करने को लेकर आह्वान किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह आह्वान लोगों के उत्साह के सामने फीका साबित हुआ और रात 12 बजते ही शहर के विभिन्न इलाकों में आतिशबाजी की जबरदस्त गूंज सुनाई दी और लोगों ने जमकर पटाखे चलाते हुए नववर्ष के आगमन का स्वागत किया। अंधविश्वास एवं अज्ञानता को दूर करते हुए समाज जागृति के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले एवं संपूर्ण विश्व को मानवता का संदेश देने वाले संत गाड़गे बाबा की 10 सूत्री का प्रसार करने के लिए आज नागरवाड़ी में संदेश रथ का शुभारंभ किया गया। राज्य के जल संपदा, शिक्षा व कामगार राज्य मंत्री
बच्चू कडू ने स्वयं संदेश रथ का स्टीयरिंग हाथ में लेकर सफर की शुरुआत की। इस वाहन के जरिए गाड़गे महाराज के 10 सूत्री संदेश को लेकर जन जागृति करने का निर्णय राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा लिया गया है। इस संदेश रथ का पूजन राज्य मंत्री बच्चू कडू व उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर नैना कडू के हाथों किया गया। ज्याच्याजवळ खिशात पैसा आहे, ज्याचं बरं आहे त्याचंच पोट शिकते, असं जेव्हा गाडगे बाबाले पटलं आणि समजलं तेव्हा गाडगे बाबानं आपल्या प्रवचनामध्ये कधीही शाळेचा उल्लेख केला नाही, असं एकही प्रवचन झालं नाही। प्रवचनाच्या सुरुवातीलाच पोट्टे हो शाळेत जा असा ताकदीनं म्हणणारा देशातला पहिला संत कोणी असेल तर त्याचं नाव गाडगे बाबा है। नए साल पर पर्यावरण संवर्धन का संकल्प लेते हुए सामाजिक कार्यकर्ता हाजी अब्दुल हमीद कुर्रावाले की संकल्पना से शुक्रवार की दोपहर वडगांव रोड स्थित रोशन धर्मकांटा परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के के हाथों विविध प्रजातियों के पौधे रोपित किए गए। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मनपा में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर 7वें वेतन आयोग की सुधारित वेतन श्रेणी लागू करने को लेकर सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर मनपा कर्मचारी व कामगार संघ ने स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के का आभार माना। इस विषय को लेकर विधायक सुलभा खोड़के एवं राकापा नेता संजय खोड़के ने राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे से सकारात्मक चर्चा की थी, जिसके फलस्वरूप मनपा में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की संशोधित श्रेणी लागू हुई है। अमरावती मनपा के आयुक्त प्रशांत रोडे ने नववर्ष के पहले दिन संपत्ति कर वसूली की समीक्षा करने हेतु एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने मौजूदा वर्ष के लिए संपत्ति कर वसूली हेतु तय किए गए लक्ष्य को वर्ष के अंत तक पूरा करने के संदर्भ में उपस्थितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निगमायुक्त रोडे ने कहा कि गत वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से अमरावती महानगरपालिका 31 दिसंबर तक अपने लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाई है। ऐसे में आर्थिक वर्ष के अंतिम 3 माह के दौरान गत वर्ष की तुलना में संपत्ति कर की अधिक वसूली होनी चाहिए, जिसके लिए कर विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अभी से ही काम पर लग जाना चाहिए। यह नववर्ष अमरावती के कुछ परिवारों के लिए एक विशेष तरह की सौगात लेकर आया है, जिनके यहाँ नववर्ष के पहले दिन नए सदस्यों के तौर पर नन्हे मेहमानों की आमद हुई। स्थानीय जिला स्तरीय अस्पताल यानी डफरिन हॉस्पिटल में 31 दिसंबर व 1 जनवरी की दोपहर 12 बजे तक कुल 8 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें 5 लड़कों व 3 लड़कियों का समावेश रहा। ये सभी नवजात बच्चे व उनकी नवप्रसूता माताएं इस समय पूरी तरह से स्वस्थ हैं और डफरिन अस्पताल के चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ की देखरेख में पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने यहां पर बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा कि संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ परिसर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर व संचालक के तौर पर मध्य प्रदेश निवासी अनिल कुमार सौमित्र की नियुक्ति की गई। लेकिन अनिल सौमित्र का अतीत काफ़ी विवादास्पद रहा है और उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर बेहद अपमानास्पद बयान दिया है। साथ ही वे क्रिश्चियन समाज को लेकर दिए गए अपने बयान की वजह से भी विवादों में फंस चुके हैं। ऐसे में उन्हें अमरावती में बिल्कुल नियुक्त न किया जाए, क्योंकि उनकी नियुक्ति से अमरावती IIMC का वातावरण खराब हो सकता है। अतः उन्हें तुरंत प्रभाव के साथ पद से बर्खास्त किया जाए। वहीं इसी विषय को लेकर बुलाई गई एक अन्य पत्रकार परिषद में शहर के कई गांधीवादी विचारकों एवं वरिष्ठ पत्रकारों ने भी अनिल सौमित्र की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के अमरावती प्रादेशिक केंद्र में संचालक पद पर नियुक्ति का निषेध करते हुए कहा कि अनिल सौमित्र ने महात्मा गांधी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता संबोधित करते हुए उनका अपमान किया है। अतः ऐसे किसी व्यक्ति को पत्रकारिता शिक्षा संस्थान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पत्रकारिता के छात्रों के मन में गलत बातों के बीज पड़ सकते हैं। अतः उन्हें तुरंत प्रभाव से संचालक एवं प्रोफेसर पद से हटाया जाना चाहिए। इस पत्रवार्ता में ज्येष्ठ गांधीवादी विचारक चंद्रकांत वानखड़े, जनसंवाद विभाग अभ्यास मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर बबन नाखले, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कुमार बोबड़े, माध्यम संवाद विशेषज्ञ प्राध्यापक आनंद मांजरखेड़े, व्यवस्थापक सलाहकार डॉक्टर अरुण मानकर तथा सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जयसिंह राव देशमुख उपस्थित थे। राज्य परिवहन महामंडल के अमरावती विभाग द्वारा पैकेज टूर सेवा शुरू की जा रही है, जिसके तहत अमरावती चिखलदरा दर्शन व अमरावती शेगांव दर्शन इन 2 मार्गों पर विशेष बस सेवा उपलब्ध कराई गई है। इस हेतु चिखलदरा दर्शन के लिए बिठाई बस सेवा एवं शेगांव दर्शन के लिए शिवशाही बस का प्रयोग किया जाएगा, ताकि सभी प्रवासियों की यात्रा सुखद एवं आरामदायक हो। इन दोनों रूट पर अग्रिम आरक्षण की सुविधा 1 जनवरी से ही उपलब्ध कराई गई है। ऐसी जानकारी राज्य परिवहन निगम के विभाग नियंत्रक कार्यालय द्वारा दी गई है। जिले में शुक्रवार 1 जनवरी को नए साल के पहले ही दिन कोरोना के 100 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,768 पर जा पहुंची। शुक्रवार को RT-PCR टेस्ट में 70 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 30 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 7 अल्पवयीन बच्चों सहित 59 पुरुषों व 34 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 62 व ग्रामीण इलाकों के 48 लोग शामिल हैं। लंबे समय बाद पहली बार एक ही दिन के दौरान पाए जाने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या ने 100 के स्तर को छुआ है और ऐसा नए साल के पहले ही दिन हुआ है।
जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण को लेकर एक बार फिर भय व चिंता का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में कार्यान्वित किए गए कोविड हॉस्पिटल में प्रशासन के आदेश पर 1 जनवरी 2021 से मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया गया है। हालांकि पीडीएमसी में पहले की तरह नियमित तौर पर कोरोना संदिग्ध मरीजों की कोविड टेस्ट का काम जारी रहेगा, जिसके तहत रोजाना सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक थ्रोट स्वैब सैंपल लिए जाएंगे। इस आशय की जानकारी पीडीएमसी के डीन डॉक्टर एटी देशमुख व वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर टेकाड़े द्वारा दी गई है। विगत दिनों ब्रिटेन से भारत लौटकर मुंबई, पुणे व औरंगाबाद होते हुए अमरावती पहुंची एक महिला की कोरोना टेस्ट कराए जाने पर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके तुरंत बाद इस महिला के थ्रोट स्वैब सैंपल को तुरंत जांच हेतु पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भिजवाया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं यह महिला कोरोना के नए स्ट्रेन से तो संक्रमित नहीं है। विगत दिनों ब्रिटेन से अमरावती लौटे कुल 11 लोगों की कोविड टेस्ट कराई गई थी, जिसमें से केवल एक महिला में ही कोरोना संक्रमण पाए जाने की पुष्टि हुई है तथा अन्य 10 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसमें अच्छी बात यह रही कि संक्रमित पाई गई महिला के परिवार में अन्य 3 सदस्यों की कोविड टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव ही आई है। हालांकि इसके बावजूद विगत 3 दिनों के दौरान इस महिला के संपर्क में आए अन्य सभी लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है। जहां एक और बीती शाम सभी लोग नए साल का जश्न मनाने में जुटे हुए थे और एवं पुलिस द्वारा भी कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु शहर एवं जिला परिसर में चाक चौबंद प्रयास किए जा रहे थे, वहीं इस दौरान शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत 3 स्थानों पर प्राणघातक हमले की 3 वारदातें हुई, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं इरविन चौक से राजापेट की ओर जाने वाले फ्लाईओवर पर एक कार और दुपहिया वाहन के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें दुपहिया सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा छत्ती तालाब के पास से गुजरने वाले एक्सप्रेस हाईवे की पुलिया से कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त एवं आत्महत्या करने की वजह पता होना बाकी है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जिले की वरुड़ तहसील में हत्या की एक वारदात भी सामने आई और वरुड़ में ही एक युवक ने अभिभावकों द्वारा मोबाइल नहीं दिए जाने की वजह से कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर एक के बाद एक सामने आई इन घटनाओं के चलते आम जनमानस बुरी तरह से विचलित हो उठा। गत रोज 31 दिसंबर की दोपहर राजापेट थाना क्षेत्र में एक महिला की बैग में रखा हुआ सोने का मंगलसूत्र चोरी हो जाने की घटना सामने आई है। महिला की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने 2 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। नवाते चौक परिसर में रहने वाली यह महिला पुरानी बस्ती बडनेरा में रहने वाली अपनी बेटी के यहाँ गई थी। इस समय उसके गले से 11 ग्राम के सोने का मंगलसूत्र टूट गया और उसने मंगलसूत्र को अपने पर्स में रखा था, लेकिन जब नवाते चौक में ऑटो से उतरने के बाद इस महिला ने अपने पर्स में टटोला तो मंगलसूत्र वहां से गायब दिखाई दिया। ऐसे में ऑटो में सवार हुई 2 महिलाओं पर इस महिला द्वारा संदेह जताया गया है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील में आने वाले लोनी पुलिस थाना क्षेत्र में फूल आमला रोड पर नाकाबंदी कर पुलिस ने 1 ब्रास रेती सहित ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। इस दौरान पुलिस ने बगैर नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 3,50,000 रुपये का माल जब्त किया। साथ ही ट्रैक्टर चालक शाकिर बेग शाहिद बेग को हिरासत में लिया। मंगरूल दसगिर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले बोरगांव धांधे खेत परिसर में थीमेट मिश्रित आटा गोला खाने की वजह से अनिल घोड़े नामक व्यक्ति की 3 भैंसों की मौत हो गई, जिससे इस किसान को 60,000 रुपये का नुकसान हुआ है। मंगरूल पुलिस ने अनिल घोड़े की शिकायत पर नरेंद्र धांधे के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। 31 दिसंबर को गाड़गेनगर और नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। जिला परिषद कार्यालय के सामने बुधवारा चौक परिसर निवासी आशीष बामणकर तथा नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में वाल्मीकि नगर निवासी दिनेश काकड़े की दुपहिया को अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा शहर में अलग अलग स्थानों पर होने वाली चेन स्नैचिंग की घटनाओं के मद्देनजर फैंसी नंबर प्लेट और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई करने हेतु शहर यातायात पुलिस को निर्देशित किया गया था। ऐसे में शहर यातायात की पूर्व एवं पश्चिम विभाग द्वारा वर्ष 2020 में कुल 87,901 केसेस दर्ज किए गए और 1,11,61,850 रुपये का दंड भी वसूल किया गया। इसमें ड्रंकन ड्राइव के 64, अवैध यात्री ढुलाई के 89, ओवर स्पीड के 4,831, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने के 973, रास्ते पर वाहन खड़ी करने के 2,435, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने के 9,396, फैंसी नंबर प्लेट और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के 1,519 एवं प्रवेशबंदी का उल्लंघन करने के मामले में 1,559 केसेस दर्ज किए गए। इसके अलावा वाहन चलाते समय मोबाइल प्रयोग करने के 2,973 एवं ट्रिपल सीट के 3,068 केसेस भी दर्ज किए गए। इसमें से 1,040 वाहनों के लाइसेंस निलंबित करने का प्रस्ताव प्रादेशिक परिवहन विभाग को भेजा गया, जिसमें से 433 वाहनों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।